आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाली हूँ। आज मैं एक ऐसा टॉपिक रखने वाली हूँ जिसे लेकर हर 2 साल के बाद कंट्रोवर्सीज होती हैं, लेकिन बिना कोई नतीजे पर पहुँचे ये टॉपिक गायब हो जाता है। आज हम बात करेंगे जेनरिक ड्रग्स क्या होते हैं, ब्रांड न्यू ड्रग्स क्या होते हैं और ट्रेड न्यू ड्रग्स क्या होते हैं। इन्हें लेकर लोगों के मन में बहुत सारी धारणाएं हैं। लोग बहुत अलग अलग नज़रिए से इस चीज़ को देखते हैं। और अगर साथ ही में हम डॉक्टर्स की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें, तो उन सबका अपना एक अलग अलग प्रोस्पेक्टिव है। और जब एक ही टॉपिक के ऊपर इतने सारे प्रोस्पेक्टिव हैं तो वो टॉपिक कभी भी किसी रिजल्ट या नतीजे में नहीं पहुंच सकता। तो आज हम इसी के बारे में कुछ फैक्ट्स और इसके कुछ एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके बाद आप खुद ही सोचना, आप खुद ही बताना और मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखकर बताना कि इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि आज की डेट तक हम इसके एग्जैक्ट सॉल्यूशन में नहीं पहुंचे हैं। बात करते हैं हम जेनरिक ड्रग क्या होते हैं और ब्रांड न्यू ड्रग्स क्या होते हैं। इन दोनों को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ ताकि आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर हो जाए इन्हें लेकर। सपोज करो मैं जस्ट जो भी नाम ले रही हूँ वो सारे के सारे नाम आप कह सकते हो यार फिक्शनल हैं, काल्पनिक हैं, वास्तव में इनका कोई भी लेना देना नहीं है। जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने इन नेम्स को ले रही हूँ। जैसे मैं कहूँ एक कंपनी है जिसका नाम है बाइसेक कंपनी, जो बहुत सारी दवाइयाँ बनाती है, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपनी है, जिसकी बहुत सारी बड़ी बड़ी लैबोरेटरीज़ हैं, उसमें बहुत सारे बड़े साइंटिस्ट काम भी करते हैं। उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का तरीका बहुत अच्छा है, उनके पास बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है जो दवाइयाँ बनाने में काम आती हैं। ये हो गई एक कंपनी। जैसे हम बात करते हैं कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है, कोविड-19। अगेन मैं बार बार कह रही हूँ, ये सब मैं चीज़ें आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसका रियलिटी में कोई भी लेना देना नहीं है, ताकि आपके मन में जेनरिक ड्रग और ब्रांड न्यू ड्रग का जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। जैसे बाइसेक कंपनी है, हमने खड़ी की है, उसके पास बहुत अच्छी अच्छी प्रयोगशालाएं हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छा है उस कंपनी के पास। अब वो कंपनी बहुत टाइम से हम कहेंगे रिसर्च कर रही थी, उसने कोविड-19 कोरोना वायरस के खिलाफ मेडिसिन निकाल ली, उसे वो ड्रग मिल गया, उसे वो सॉल्ट मिल गया कि जो ठीक कर सकती है। उसके बाद इसने ह्यूमंस के ऊपर ट्रायल करवाए, जानवरों के ऊपर ट्रायल करवाए, मतलब बहुत सारे ट्रायल्स करवाए और अप्रूवल ली कि हाँ ये मेडिसिन जो है कोरोना वायरस के खिलाफ काम करती है। और ये अप्रूवल उसे कौन देगा? जो हमारे ड्रग्स की पूरी मॉनिटरिंग करता है, कंट्रोल करता है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को लाइसेंस देता है, दैट इज योर FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएस। ये वही काम करता है। तो इसको पास मिल गया, लाइसेंस मिल गया, और जो ड्रग का नेम था हमारा, वो ड्रग का नेम हम कहेंगे था कोरोनोल। हमने कोई भी लगा लिया, कोरोनोल ड्रग था, बाइसेक कंपनी ने निकाला कोरोना वायरस के नाम से। उसे मालूम चल गया कि कोरोनोल जो सॉल्ट है वो इफेक्टिव है कोरोना वायरस के लिए। अब इस कंपनी को उसे बेचना है, लोगों में बेचना है, लोगों को ठीक करना है। तो इस कंपनी ने उस दवाई को, उस सॉल्ट को किस नाम से बेचा? कोरोनाट, कोरोनाट के नाम से। सॉल्ट कौन सा है? कोरोनोल। कंपनी कौन सी है? बाइसेक कंपनी। तो इसने उसे कोरोनाट के नाम से बेचना शुरू किया ताकि लोगों को पता लगे कि ये कोरोना वायरस के खिलाफ दवाई निकाली गई है। अब इसके साथ ही हम कुछ छोटी कंपनीज की बात करते हैं, कुछ अदर कंपनीज की बात करते हैं, जिनके नाम आप रैंडम ले लो यार। ए कंपनी है, बी कंपनी है, सी कंपनी है। हमारे पास ये तीनों कंपनीज है। अब इन तीनों कंपनीज को भी पता लग गया कि कोरोना वायरस के खिलाफ मेडिसिन आ गई है और उसमें कौन सा सॉल्ट है, और वो सॉल्ट का नाम क्या है? कोरोनोल। हमने क्या बात की थी? कोरोनोल। उस सॉल्ट का नेम है कोरोनोल। तो इन्होंने सोचा हम भी इस सॉल्ट से दवाई निकालते हैं और उसे मार्केट में बेचते हैं लोगों को ठीक करने के लिए। बट क्या FDA, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसे परमिशन देगा इसे बेचने की? नहीं। क्यों? क्योंकि इस ड्रग की आविष्कार, मैं कहूँगी खोज, इन्वेंशन किसने की है? बाइसेक कंपनी ने की है। तो इसके ऊपर बाइसेक कंपनी का अधिकार है, बिकॉज सारा खर्चा उसी का हुआ है। साइंटिस्ट को सैलरीज उसने दी है, बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्लिनिकल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल्स, जो एनिमल्स के ऊपर ट्रायल हुए हैं, वो सारा खर्चा बाइसेक ने किया है। तो
अगर कोई एक कंपनी किसी पर्टिकुलर मेडिसिन के ऊपर खर्चा करती है, उसकी खोज करती है किसी बीमारी के खिलाफ, तो वो उसे अपने मनचाहे दाम पर बेच सकती है। क्यों बेच सकती है? क्योंकि उसने इतना पैसा खर्चाया है, जिसे हम ब्रांड न्यू ड्रग कहते हैं, और उसे तब तक कोई और कंपनी नहीं बेच सकती जब तक उसका लाइसेंस बेचने का एक्सपायर ना हो जाए। और अगर मैं मेडिसिन की बात करूं तो मेडिसिन किस चीज़ के खिलाफ आ रही है उसके अकॉर्डिंग लाइसेंस मिलते हैं। जैसे कईयों को 10 साल का पेटेंट मिलता है, कईयों को 20 साल का पेटेंट मिलता है। तो सपोज कर लो इसे 20 साल का पेटेंट मिला है बाइसेक कंपनी को कोरोनाट को बेचने के लिए। तो जो बाइसेक कंपनी है वो 20 साल तक सिर्फ यही ड्रग बेच सकती है और कोई कंपनी इसे नहीं बेच सकती। जब 20 साल के बाद इसका पेटेंट एक्सपायर हो गया तो अदर कंपनीज, 1000 कंपनीज ले लो, 2000 कंपनीज ले लो, तब वो कंपनीज कोरोनोल जो सॉल्ट था हमारा कोरोनाट के बीच में उसे इजीली बेच सकती हैं, और तब वो जो कोरोनोल सॉल्ट है वो बन जाता है हमारा जेनरिक ड्रग। मतलब जनरल ड्रग, जनरल सॉल्ट, जिसे अब कोई भी बेच सकता है। इस चीज को ध्यान से सुनो। जेनरिक ड्रग मतलब अब इसे कोई भी कंपनी बेच सकती है। जब तक इसका एक्सक्लूसिव राइट बाइसेक कंपनी के पास था तब इसे कोई भी सोल्ड आउट नहीं कर सकता था। जैसे ही उसका पेटेंट एक्सपायर हुआ अब इसे और कोई भी कंपनी इजीली सोल्ड आउट कर सकती है। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या होता है, ये जो जनरल सॉल्ट है अब जो जेनरिक ड्रग बन चुका है इसे एज इट इज नेम से ही बेचा जाता है। दैट इज वाई प्राइसिंग में इतना ज्यादा फर्क होता है। जहां पे जेनरिक सॉल्ट हम कहेंगे बहुत ही लो प्राइस पे होता है, वहां पे ब्रांड न्यू ड्रग, हमारा ट्रेड न्यू ड्रग जिसने इसकी खोज की थी, उसका प्राइस काफी ज्यादा हाई होता है। और ये बनता भी है बिकॉज उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की है, तो उन्हें कवर अप भी करना है अपनी इन्वेस्टमेंट को। ये होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम बात करें तो एज इट इज नेम से बेचा जाता है। अब जो एफडीए ने जेनरिक ड्रग की डेफिनेशन दी है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है जो जेनरिक ड्रग है वो सेम होना चाहिए आपका ब्रांड न्यू ड्रग में। एज इट इज 100% सेम नहीं, उन्होंने कहा है जो जेनरिक ड्रग है वो ब्रांड न्यू ड्रग के सेम होना चाहिए। किन चीजों में सेम होना चाहिए? उनकी एफिकेसी के आधार पर सेम होना चाहिए, कितना इफेक्टिव है। सेफ्टी के आधार पर सेम होना चाहिए, जितना ब्रांड न्यू ड्रग सेफ है उतना ही हमारा जेनरिक ड्रग, जेनरिक सॉल्ट जो है वो भी सेफ होना चाहिए। मतलब उनका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है कि अगर हम एक टैबलेट की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बुखार की बात करें, बुखार को लेने वाली गोली, तो अगर ब्रांड न्यू ड्रग टैबलेट की फॉर्म में ही आई है तो जेनरिक भी टैबलेट की फॉर्म में ही आएगी। आप उसका इंजेक्शन बनाकर या फिर उसके कैप्सूल्स बनाकर सोल्ड आउट नहीं कर सकते, तो वो जेनरिक ड्रग नहीं रहता है। उसके वही साइड इफेक्ट्स होते हैं जो ब्रांड न्यू ड्रग्स के होते हैं, वही आपके जेनरिक ड्रग में होते हैं। ये कहता है एफडीए जेनरिक ड्रग्स के बारे में। बट अब अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जेनरिक ड्रग्स को कैसे देखा जाता है और इंडिया में क्या चीज होती है, मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं। इंडिया में सबसे पहले आपको एक चीज पर ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है कि इंडिया में 99.9% दवाइयां जो मार्केट में मिलती हैं वो सारी की सारी जेनरिक ही हैं। उनमें से कोई भी ब्रांड न्यू मेडिसिन नहीं है। एज अ डॉक्टर वी नो वो सारी की सारी दवाइयां जेनरिक ही होती हैं। इंडिया में लोग जेनरिक दवाई को, जनरल मेडिसिन को, जो जेनरिक सॉल्ट है उसे एज इट इज नहीं बेचते। जैसे हमने एग्जांपल ली थी, कोरोनोल सॉल्ट था कोरोनाट दवाई में, तो कोरोनाट के ऊपर तो बाइसेक कंपनी का ही एक्सक्लूसिव राइट था। अब जो कोरोनोल सॉल्ट है, अब कोरोनोल सॉल्ट को जो इंडिया की मैं कहूँ अगर 1000 कंपनीज ने मैन्युफैक्चर करना है तो अब इनका राइट क्या बनता है, ये इसे एज इट इज ही मार्केट में उतारे, क्योंकि अब ये जेनरिक ड्रग है, इसे कोई भी उतार सकता है मार्केट में। अगर मैं कल को एक छोटी सी कंपनी बनाती हूं तो मैं भी इस दवाई को मार्केट में उतार सकती हूं। लेकिन इंडिया में लोग इस दवाई को एज इट इज नहीं उतारते। सॉल्ट को सॉल्ट के नेम से नहीं उतारेंगे बिकॉज इससे उनको अच्छे दाम नहीं मिलेंगे, उनकी कंपनी को प्रॉफिट नहीं मिलेगा। देखो, पहले तो उनकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है बिकॉज ये सॉल्ट ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुका है और ये सॉल्ट इफेक्टिव है। एफडीए ने इसके ऊपर मोहर भी लगा दी है, तो उनकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है। उन्होंने जस्ट अब इसे सोल्ड आउट करना है। अब चाहे वो कम दाम में भी करें
तब भी उन्हें प्रॉफिट ही होना है, बिकॉज उनका किसी भी चीज़ के ऊपर कोई खर्चा नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्हें दाम ज़्यादा चाहिए, उन्हें दाम ज़्यादा चाहिए। वो अगर हम कहें हमारे पास जैसे 3 कंपनीज थी, ए बी सी, वैसे तो हज़ारों कंपनीज हैं पर मैं सिर्फ 3 की बात कर रही हूँ, तो ए कंपनी इसे अलग नेम से बेचेगी, वो इसे अपना ब्रांड बना देगी। सपोज कर लो उसने इस दवाई को बेचा है एकोरोमी, एकोरोमी, बी इसे अलग नेम से बेचेगी, सी इसे अलग नेम से बेचेगी। सॉल्ट क्या है तीनों में? कोरोनोल। सॉल्ट क्या है तीनों में? कोरोनोल। और अब इसी सॉल्ट के जो जेनरिक सॉल्ट है, इसके अब 3 डिफरेंट ब्रांड्स आ गए, इसके अब 3 डिफरेंट ब्रांड आ गए। ऐसे हमारे देश में मैं कहूँगी बहुत सारी दवाइयाँ हैं सॉल्ट सब में। सॉल्ट जिसको हम एक्टिव इंग्रेडिएंट कहते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो उस बीमारी के खिलाफ काम करता है। अगर वो बुखार की है तो वो बुखार को ख़त्म करता है, अगर वो वॉमिटिंग की है तो वो वॉमिटिंग को ख़त्म करता है। तो वो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो दवाइयों में है वो सारा सेम है, लेकिन कंपनीज उसे अपना ब्रांड बना देती हैं जो एक्चुअल में नहीं होना चाहिए, जो एक्चुअल में जेनरिक ड्रग है। अब एक जनरल ड्रग है जिसका दाम बहुत ही ज़्यादा लेस होना चाहिए। बट अब इसका हम एक दूसरा साइड भी देखते हैं। अगर हम बात करें 1000 कंपनियां हैं, 1000 कंपनियों ने इस सॉल्ट को लेकर दवाइयां बना दी, कोरोनोल को लेकर 1000 कंपनियों ने दवाइयां बना दी और उन्हें मार्केट में उतारना है। अब एक बात बताओ, ये जो 1000 कंपनियां हैं हमारे पास, क्या वो सारी सेम मेडिसिन ही होंगी? कोरोनोल, उनके अंदर सॉल्ट जो है, उनके अंदर जो सॉल्ट है वो डेफिनेटली सेम होगा, बट क्या उनका जो टेस्ट हम कह देंगे, उनका जो बनाने का तरीका है, उन्होंने मैन्युफैक्चर कैसे किया है, क्या वो सबका सेम होगा? खुद ही सोचो, 1000 कंपनी एक दवाई को बना रही है, क्या उनका मैन्युफैक्चरिंग का तरीका सेम है? वो सारे के सारे लॉज, पैरामीटर्स और स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही होंगी? नो, बिल्कुल भी नहीं। दैट इज द रीजन कुछ दवाइयों के, जेनरिक दवाइयों के दाम लो होते हैं और जेनरिक ब्रांड जो दवाई बन जाती है उनके दाम हाई होते हैं, क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए होते हैं, उन्होंने वो पैरामीटर्स रखे होते हैं जो एफडीए ने कहे होते हैं कि अगर आप जेनरिक दवाई बना रहे हो तो आपको इन पैरामीटर्स को क्रॉस करना है। और इंडिया में जो मैंने कहा था, इतनी सारी हमारी मेडिसिन जो सोल्ड होती हैं वो जेनरिक ही हैं, उनमें से सिर्फ 2% मेडिसिन ही हैं जो प्रॉपर टेस्टेड होती हैं, जिनके ट्रायल्स हुए होते हैं। रेस्ट ऑफ द मेडिसिन के ट्रायल्स नहीं हुए होते एंड दे आर स्टिल इन द मार्केट एंड वी आर कंज्यूमिंग इट। इसीलिए कईयों को कोई डेफिनेटली बहुत ही बड़ा साइड इफेक्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को समझो। अब हम इस चीज़ को रोक नहीं सकते, क्योंकि एक दवाई को, वो जनरल सॉल्ट है, उसे 1000 कंपनीज बना रही हैं, बिकॉज उनके स्टैंडर्ड सबके, वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो भी नहीं कर रही, उसमें से हार्डली 10 कंपनी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही होंगी। बाकी आप कहोगे 9000 कंपनीज लगा लो, कितनी भी, वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रही। तो इसीलिए जो कंपनीज फॉलो कर रही हैं वो इनके दाम को हाई कर देती हैं और दूसरी कंपनीज इसके दाम को लो कर देती हैं। और फिर ये मार्केट में कैसे खेल खेला जाता है कि भाई ये जेनरिक है और ये ब्रांड न्यू, ये जेनरिक है, ये ब्रांड न्यू ड्रग है। वो किस्सा खत्म हो गया जिसने खोज की थी। अब दोनों जेनरिक सॉल्ट ही हैं, जस्ट अब इसी के ऊपर हम लोग झगड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ कंपनियों ने इन्हें अपना ब्रांड बना दिया है और कुछ कंपनियां जो ज़्यादा मार्केट नहीं कर सकती थी, जो ज़्यादा पैसे नहीं लगा सकती थी, जो इसके ऊपर ज़्यादा ट्रायल्स जिन्होंने नहीं करवाए, तो उनका जो कॉस्ट था, प्राइसिंग था, वो क्या रह गया, हमारा लो ही रह गया उनका प्राइस। अब इस चीज़ को तो हम चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज इसके ऊपर एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रग इंस्पेक्टर्स होने चाहिए जो प्रॉपर देखे कि जो भी मेडिसिन मैन्युफैक्चर हो रही है जिसी भी कंपनी के अंदर, तो वो क्या प्रॉपर स्टैंडर्ड और पैरामीटर्स के अंडर हो रही है या नहीं, उनके सभी के टेस्ट हो रहे हैं या नहीं। बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड एफडीए के द्वारा जो अप्रूवल मिलती है तो जेनरिक ड्रग्स भी टेस्टेड होती हैं, तो जेनरिक ड्रग्स को हम ये नहीं कह सकते वो अच्छे नहीं हैं। जेनरिक ड्रग्स भी उतने ही इफेक्टिव होते हैं जितने हमारे ब्रांड न्यू ड्रग्स इफेक्टिव होते हैं। बकायदा जो आपका जेनरिक ड्रग है उसका ट्रायल होना चाहिए, वो पास होना चाहिए, उसके टेस्ट होने चाहिए। अब बात तो हो गई, ये एफिकेसी भी सेम है, इनकी सेफ्टी भी सेम है और इनकी हमने प्राइसेस की भी बात कर ली। अब आता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। और वैसे भी हम जब मार्केट में जाते हैं तो हमें तो जस्ट मेडिसिन को लेने से मतलब होता है, उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है हमें सिर्फ उसी से मतलब होता है। और डॉक्टर्स को मालूम है, बिकॉज अब डॉक्टर्स को अपने एक्सपीरियंस में ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि कौन सी कंपनीज, या फिर कुछ फार्मासिस्ट को मैं कहूँगी ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि कौन सी कंपनीज के जो ड्रग्स हैं वो मोर इफेक्टिव है रेदर देन योर अदर कंपनीज।
अब हम बात करते हैं डॉक्टर्स के प्रोस्पेक्टिव से, डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज रिसेंट ईयर्स में ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए हैं, वायलेंस के केसेस अगेंस्ट द डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स, एज अ डॉक्टर मैं भी ये कहूँगी, बिकॉज डॉक्टर अब अपनी साइड को सेफ रखकर चलना चाहते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ने, हमारी इंडिया की गवर्नमेंट और एमसीआई ने तो ये चीज़ पास कर दी है कि आप को प्रिस्क्रिप्शन में, जब भी आपको प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है तो आपको उसमें जेनरिक ड्रग्स ही लिखने हैं। आपको उसमें अपना कोई भी ब्रांड जो ड्रग है जो मार्केट में है वो नेम नहीं लिखना, आपको जेनरिक ड्रग्स ही लिखने हैं। अगर आपको बुखार है और डॉक्टर आपको पैरासीटामोल का कोई भी ब्रांड दे रहा है तो वो ब्रांड का नेम नहीं लिखेगा, वो जस्ट पैरासीटामोल लिखेगा। अगर उसमें आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल दोनों एक साथ हैं तो वो उन्हें ही लिखेगा। गवर्नमेंट ने और एमसीआई ने तो ये रूल पास कर दिया। बट अब बात आती है डॉक्टर्स के ऊपर, लेकिन अब इसके ऊपर दो इश्यूज अराइज होते हैं। पहला, अगर हम कहें कोई छोटी बीमारी है इंसान को, दैट इज हम कहें बुखार है, तो उसका सॉल्ट एक या हार्डली 3 सॉल्ट से ही मिलकर कोई मेडिसिन बनती है, तो वो डॉक्टर इजीली लिख सकता है। लेकिन कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं जो सिर्फ 1, 2 या 3 सॉल्ट से मिलकर नहीं बनती, जो कम से कम 15 या 20 सॉल्ट से मिलकर बनती हैं। तो ऐसी मेडिसिन्स को डॉक्टर अपनी प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट में कैसे लगेगा? आप सभी को मालूम है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ओपीडी में एक लंबी लाइन लगी होती है, और अगर ऐसा पेशेंट आता है तो डॉक्टर को लिखने में उसके कितना टाइम जाएगा। अगर वो एक पेशेंट के ऊपर वो प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट में 15 से 20 सॉल्ट के नेम लिखने लग गया, और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 15 से जो 20 सॉल्ट हो वो हमेशा हर वक्त डॉक्टर को याद ही रहे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अपने एक्सपीरियंस के साथ उन्हें ज़रूर याद हो जाते हैं, बट स्टार्टिंग में उन्हें याद रहे ये कोई ज़रूरी नहीं है। उन्हें जस्ट इतना पता होता है कि मेन सॉल्ट्स कौन से हैं, तो वो सारे के सारे सॉल्ट्स नहीं लिख सकते। और जो सेकेंड इशू अराइज होता है, डॉक्टर्स नोज कि कौन सी मेडिसिन इफेक्टिव हैं, कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो टेस्ट करवाती हैं, जिनकी मेडिसिन दूसरी कंपनी से मैं कहूंगी ज्यादा इफेक्टिव है, उन्हें ये चीज का आइडिया होता है। बिकॉज अगर वो सिंपली मेडिसिन के नेम लिखने लग गए, उनमें सॉल्ट्स के नेम लिखने लग गए, और जब पेशेंट आपका फार्मेसी के पास जाएगा, वहां पर जब आके दवाइयां लेने लगेगा, तो जब फार्मासिस्ट उसके सामने कहेगा कि इसके तो 3-4 हमारे पास नाम प्रेजेंट हैं, ब्रांड नेम्स प्रेजेंट है, आपको कौन सी लेनी है, तो पेशेंट का हमेशा रिस्पॉन्स क्या होगा? सस्ती वाली दे दो, क्योंकि उसे इससे ज्यादा कुछ मालूम ही नहीं है। तो इसीलिए आप इस चीज के लिए किसी भी एक पर्टिकुलर बंदे या ऑर्गेनाइजेशन को आप नहीं बोल सकते, क्योंकि पूरी की पूरी एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी हमें, ताकि जो जेनरिक मेडिसिन है और जेनरिक ब्रांड मेडिसिन है उनका जो डिफरेंस है वो खत्म हो सके। और सारी जेनरिक मेडिसिन, जैसे मैंने पहले भी बताया, हमारे देश में सिर्फ 2% जेनरिक मेडिसिन ही टेस्टेड होती हैं, तो सारी की सारी जेनरिक मेडिसिन टेस्टेड होनी चाहिए, और उसके बाद एक ऐसी लिमिट रखनी चाहिए कि वो अपनी प्राइस को क्रॉस ना कर सके, और सारे के सारे मैन्युफैक्चरर्स अंडर द स्टैंडर्ड्स, अंडर द पैरामीटर्स जो FDA ने दिए हैं उसके अंडर ही अपनी मेडिसिन को बनाएं। और अगर कोई दूसरा उस मेडिसिन को बनाना स्टार्ट करता है तो उसे लाइसेंस ना दिया जाए। आई होप आपको जेनरिक और ब्रांड न्यू मेडिसिन के बीच का फ़र्क पता लग गया हो, और अब इस प्रॉब्लम को टैकल कैसे किया जा सकता है, अगर आपके पास कोई बेटर सॉल्यूशन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। बिकॉज जब तक हम बात नहीं करेंगे इस टॉपिक के बारे में तो इस के ऊपर कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकले वाला, क्योंकि हमारे देश में डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। तो एक पेशेंट की कभी हिमाकत ही नहीं होती वो डॉक्टर से कोई चीज़ ओपनली शेयर कर सके जेनरिक या फिर ब्रांड न्यू मेडिसिन के बारे में, तो उन्हें कोई आइडिया ही नहीं होता इस चीज़ के बारे में, बिकॉज लैक बहुत ज़्यादा है नॉलेज का मेडिकल फील्ड में। इसीलिए जब तक हम बात नहीं करेंगे, ओपनली शेयर नहीं करेंगे अपने व्यूज़, और इस वीडियो के साथ मैं अपने डॉक्टर्स को भी ये चीज़ कहना चाहूँगी कि आप भी इस चीज़ को डेफिनेटली शेयर करें, अपने पेशेंट्स के साथ शेयर करें, बिकॉज जब तक हमें इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, हर 2 साल के बाद दवाइयों पर कोई ना कोई आकर कुछ ना कुछ बोलकर चला जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और अगर नहीं अच्छी लगे हो तो डिसलाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट